हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। वो समझते थे कि एक दौर था 2014 से पहले और एक नरेटिव क्रिएट किया गया कि वो करप्ट तरीन सरकार थी। ये चेंज की कि हालात मुल्क के अच्छे होंगे, मुल्क में बेरोज़गारी दूर होगी, मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है कीमतों की वो कम होगी, मुल्क के अंदर एक आपसी भाईचारे का माहौल बनेगा और वो बांट जो है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद जो हमारा सेकुलरिज्म का फैब्रिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। आज भी कई ऐसे परिवार हैं, आप चले जाइए किसी भी साइड पे चले जाइए जहाँ 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है लोगों को। उनके घरों की तरफ देखें आप, बिहार की हालत देख लीजिए। 2014 को इनको हुकूमत सौंपी, उस वक्त जीडीपी क्या थी 7.5 थी, उसके बाद आज तक 7.5 नहीं पहुंचे हम। 9 साल तो इनके हुए ना। इन्होंने लोगों को ये वायदा किया था कि साहब हम 2 करोड़ नौकरियां पर साल देंगे, पर ईयर देंगे, कहा था। आप क्या समझते हैं, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी? लोग पहले इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते थे। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त तो सुई तक नहीं यहाँ बनती थी, लेकिन 2014 तक तो आइटम बम तक हम पहुंचे। है कि क्या इनके आने पे इन 9 सालों में जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है वो कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है? आप देख लीजिए, आज जो नफरत की सियासत एक चल रही है, या इलेक्शन में आप जिस ढंग से मजहब को साथ ले आते हैं, रिलीजियस को साथ, धर्म को लाते हैं, क्या ये होना चाहिए? ये कहते हैं कि आप जुमले वाली सरकार है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या है? कोई ना कोई धर्म की बात लाते हैं, कभी हनुमान जी, अब की बार हनुमान जी को ले आए, कोई बात है? कोई हनुमान जी को वोट क्या करने, वो तो सृष्टि के मालिक हैं। वोट तो आपको चाहिए ना, अपने नाम पे मांगिए वोट। आज के दिन ही मई 26, 2014 को केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। आज इस बीजेपी सरकार को केंद्र में 9 साल हो गए हैं। किस तरह का उनका कार्यकाल रहा, जिस तरह से उनकी शुरुआत की थी, इस सत्ता में आने से पहले जो कैंपेन चलाई थी करप्शन को लेकर, काले धन को लेकर और कई तरह के मुद्दे थे जो उनकी मेन मैनिफेस्टो में थे। क्या वो 9 सालों में किस तरह से ये सरकार उन अपने दावों पर, उन मुद्दों पर पूरा उतर पाई है, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन 9 सालों को ये किस तरह से आंकते हैं कि केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार जो थी उनके आज 9 साल, 26 मई को ही पहली शपथ ग्रहण हुआ था। किस तरह से इस पूरे समय को आप देखते हैं कि बीजेपी ने जो दावे किए थे, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, क्या वो खरे उतरे? देखिए साहब, 2014 को जब मोदी सरकार आई, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी। वो समझते थे कि एक दौर था 2014 से पहले और एक नरेटिव क्रिएट किया गया कि वो करप्ट तरीन सरकार थी। लोगों ने इनको वोट दिए, आए, ठीक है, लेकिन इस आशा से, इन उम्मीदों से ये चेंज की कि हालात मुल्क के अच्छे होंगे, मुल्क में बेरोज़गारी दूर होगी, मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है कीमतों की वो कम होगी, मुल्क के अंदर एक आपसी भाईचारे का माहौल बनेगा और वो बांट जो है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद जो हमारा सेकुलरिज्म का फैब्रिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। लोगों को
रोज़गार मिलेगा, 2 टाइम की रोटी मिलेगी। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, मुल्क हमारा जो है गरीब मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी कई ऐसे परिवार हैं, आप चले जाइए किसी भी साइड पे चले जाइए, जहाँ 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है लोगों को। उनके घरों की तरफ देखें आप, बिहार की हालत देख लीजिए, यूपी की हालत देख लीजिए, मध्य प्रदेश के लिए देख लीजिए, जहाँ इनकी सरकारें अमूमन रही हैं बीजेपी की, और ये कहते थे कि हमने वहाँ बहुत डेवलपमेंट किए। अगर वहाँ डेवलपमेंट हुई होती तो उनके लोग बिहार के या यूपी के या मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, जो भी उस एरिया के, इवन उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने नहीं आते। आज हालत ये बनी हुई है यहाँ पे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जब 2014 को इनको हुकूमत सौंपी, उस वक्त जीडीपी क्या थी? 7.5 थी। उसके बाद आज तक 7.5 नहीं पहुंचे हम। 9 साल तो इनके हुए ना। इन्होंने लोगों को ये वायदा किया था कि साहब हम 2 करोड़ नौकरियां पर साल देंगे, पर ईयर देंगे, कहा था। क्या वो 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने दी हैं पर ईयर? इन्होंने कहा था हम बाहर का जो हमारी ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी हम वापस हिंदुस्तान में लाएंगे। और बाबा जो रामदेव जी हैं, वो तो कैलकुलेशन नहीं करके बताते थे, आंकड़े देते थे कि 15 लाख। और हर एक, उस वक्त इन्होंने ये वायदा किया था उनके आंकड़ों पे कि हर एक के अकाउंट में हम 15-15 लाख रुपया जमा करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए? आज वक्त यही कह रहा है कि साहब आपके जो 9 साल आपने किए, इसमें हुआ क्या? सरकार ने तो ये कहा कि रोजगार के लिए जिस तरह से आंकड़े लोग पेश कर रहे हैं या पार्टियां पेश करती हैं, वह सच्चाई नहीं है। लेकिन जो है रोजगार पैदा किए हैं सरकार ने, और पिछले कुछ दिनों में ही कई हजारों, 70 हज़ार के करीब जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी युवाओं में बांटे गए हैं। मेक इन इंडिया को लाया गया है जिससे रोजगार मिला है। लेकिन जिस तरह से ये बातें आती हैं बाहर, तो वो कहते हैं सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही इस तरह की क्वेश्चन मार्क उठाती है, लेकिन धरातल पर यह है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट? देखिए ना, मैं तो उनका स्टेटमेंट कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था 2 करोड़ देंगे हम, और 9 सालों में 2 दूने 18 करोड़ मुलाजमत लगनी चाहिए थी ना। आज इन्होंने 10 लाख का लाया है आंकड़ा, और हर महीने में 70-75 हज़ार की वो लिस्टें निकाल रहे हैं। कहाँ 10 लाख और कहाँ 18 करोड़? क्या कंपैरिजन है इसका? क्या लगता है सरकार ने जिस तरीके से ये स्टार्टअप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज़ लाई हैं, ये काम कर रही हैं जिससे रोज़गार मिल रहा है और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है? आप क्या समझते हैं, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी? लोग पहले इंडस्ट्रीज में काम नहीं करते थे? जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त तो सुई तक नहीं यहाँ बनती थी, लेकिन 2014 तक तो आइटम बम तक हम पहुंचे। कौन सा सेक्टर था यहाँ हमारा तरक्की नहीं हुई थी? और उसके बाद क्या हो रहा है ये आपके सामने है। मैंने एक मोटी मिसाल दी, इन्फ्लेशन का रेट आपको 2014 में गैस का सिलेंडर कितने का मिलता था? 400 रुपये का। आज कितने का मिलता है? 1200 रुपये का। क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? सरकार उसके लिए एक प्ली ये भी लेती है कि जिस तरह से कोविड का एक सेशन बीच में आया और अभी भी जूझ रहे हैं और 2 साल तो ज़्यादा इसका प्रभाव रहा, उस कारण से भी एक इन्फ्लेशन बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण था, जिस वजह से सब चीज़ें बंद थी। और वैक्सीनेशंस का भी जो काम किया गया उसको लेकर भी काफ़ी ये ऐसी चीज़ें थी जो कि इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए इनका सबसे बड़ा कारण था। अदरवाइज़ उनके लिए तो लग रहा था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी। उस वक्त तो शायद आपको पता है
सरकार टोटली फेल हो चुकी थी। गैस, ऑक्सीजन गैस तक नसीब नहीं हो रही थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे। ये आपके सामने है। और उस वक्त जीडीपी हमारी कहाँ गई थी? -23 पे आगे थे हम। इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि क्या इनके आने पे इन 9 सालों में जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है वो कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है? आप देख लीजिए, आज जो नफरत की सियासत एक चल रही है, या इलेक्शन में आप जिस ढंग से मजहब को साथ ले आते हैं, रिलीजियस को साथ, धर्म को लाते हैं, क्या ये होना चाहिए? लेकिन आपकी बार कर्नाटक ने ये नफरत की सियासत को इन्होंने नकार दिया, धर्म की सियासत को उन्होंने नकार दिया। और मैं समझता हूं कि कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटक का जो परिणाम आया है वहां पर, अब शायद जनता जो है इस चीज को समझ रही है, तो लहर जो आने वाले समय में बदलेगी? क्या लोकसभा के अगर चुनाव 2024 में होने वाले हैं तो उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं आप, या सिर्फ ये एक ही कोई ऐसी, क्योंकि साउथ को वैसे भी देखा जाता है कि वहाँ पर कम ही बीजेपी का असर देखा जाता है, सिर्फ एक कर्नाटका ही थी यहाँ पर ज़्यादातर जो है बीजेपी सरकार आई थी, या बाकी जगह भी आप इसका बदलाव का असर देखते हैं? देखिए, कर्नाटक ने पूरे मुल्क को एक नई दिशा दी। उन्होंने साबित कर दिया है कि सियासत में धर्म नहीं चलेगा, सियासत में नफरत नहीं चलेगी, प्यार मोहब्बत की बात करें आप। अगर मुल्क को चलाना है, कि ये सेकुलर मुल्क है, अगर आपको सेकुलर मुल्क को चलाना है तो आपस में प्यार से ही चल सकते हैं। आप आपसे भाईचारे को मजबूत करके आप चल सकते हैं, नफरत की सियासत चला के नहीं चल सकते। बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एक बहुत बड़ा कैंपेन एक चलाया था डीमोनेटाइजेशन को लेकर, 2016 में उन्होंने किया, तो क्या लगता है कि उनका ये स्टेप कैसा रहा इस 9 साल में, जो उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया, कि जिससे उनका मेन मकसद यही था, पर्पस, उद्देश्य था कि जितना भी काला धन है वो सब वापिस आ जाएगा और ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, उसको लेकर जो उनका ये स्टेप था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो उन्होंने कुछ सोच के किया था, लेकिन उसमें अटरली टोटली फेल नहीं हुए। कितनी ब्लैक मनी जो थी वो बाहर से, काला धन जो वापस आया, ऑलमोस्ट जितना पैसा सर्कुलेशन में था वो समझते थे कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा एक पार्ट होगा जो ब्लैक मनी होगा। ऐसा हुआ नहीं। पैसा तो सर्कुलेशन से पूरे का पूरा, ऑलमोस्ट पूरे का पूरा आया, बल्कि जो नई करेंसी उन्होंने बनाई, जो उसमें खर्चा आया, वो ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा देना पड़ा गवर्नमेंट को, लॉस हुआ सेक्टर को। तो हमारा कहने का मकसद है साहब, इनकी सिस्टम में, इनके बातचीत में, इनके सिस्टम में आप देखिए ना, आपकी इकॉनमी जो है, क्या पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ी है? क्या इन्फ्लेशन में कोई रुकावट रुका है? या मुल्क जो है, आप ही कह रहे हैं ना कि भाई इकानमी इसकी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो जीडीपी आज क्या है? अभी तो हम 6 की फिगर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त तो 7.5 थी हमारी। आज हालात, ये जो कर्नाटक ने एक नई दिशा दी है पूरे मुल्क के अंदर, आज वो ज़माना नहीं है कि आप नरेटिव जो चलाएंगे उस हिसाब से लोग चलेंगे। नहीं, लोग चाहते हैं कि साहब जो आपको तो यही कहते हैं कि आप जुमले वाली सरकार है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या है? तो लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार जिस तरह से कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, अब लगता है होंगे? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं शुरू से ही कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के जो हकूक है, जो राइट्स है लोगों के, आपने उनको ही पामाल किया हुआ है। तो बीजेपी लगता है रिस्क लेगी? नहीं,
रिस्क कहाँ लेगी? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कब से कि साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये होता है कि यहाँ आपकी असेंबली भंग की जाए तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन करवाने होते हैं। आज 5 साल हो गए असेंबली को भंग किए हुए। फिर इवन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि असेंबली भंग होने के फौरी बाद विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन करवाने चाहिए। डेमोक्रेसी है। आप पूरे मुल्क दुनिया में ये ढंडोरा पीटते हैं कि साहब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या जम्मू कश्मीर वाले लोगों, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमने क्या जुर्म किया हुआ है? यहाँ क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी ये तकाजा करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी असेंबली के इलेक्शन करवाइए। पहले तो बड़ी बात यह है, देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गुनाह किया है। बेहतरीन एक रियासत है हमारी, 200 साल पुरानी, आज उसको स्टेट से आपको यूटी लाया। कहीं दुनिया में है ये? मतलब यूटी से स्टेट तो बनती है, लेकिन स्टेट से यूटी बनाना मैं समझता हूँ कि ये गैर आईनी है। ये सही बात है कि ये भारत के में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब जैसे कि 9 साल आज कंप्लीट हुए हैं, अगर 26 मई 2014 की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केंद्र में वहाँ पर हैं और आने वाला अभी 1 साल बस रह गया लोकसभा के चुनाव को। तो किस तरह से अब आप देखते हैं कि क्या लग रहा है कि लोगों का पक्ष आप किस तरह से देखते हैं कि लोगों में क्या बदलाव आपने देखा, एक? और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि भाजपा जो है किस तरह की अब कोशिश करेगा कि दोबारा वो सत्ता में आए? देखिए, कर्नाटक के लोगों ने ये साबित कर दिया कि जो नफरत की इन्होंने चिंगारी मुल्क के अंदर बोई थी वो चलने वाली नहीं है। सेकुलर मुल्क के अंदर आपसी भाईचारों को आपको मजबूत करना होगा। और दूसरी, कर्नाटक के लोगों ने धर्म की सियासत को भी नकार दिया। अब ये बीजेपी हमेशा ये लोगों के सेंटीमेंट उबारती थी। आपने देखा जब भी इनका इलेक्शन आता है कोई ना कोई धर्म की बात लाते हैं। कभी हनुमान जी, अब की बार हनुमान जी को ले आए। कोई बात है? कोई हनुमान जी को वोट क्या करने, वो तो सृष्टि के मालिक हैं। वोट तो आपको चाहिए ना, अपने नाम पे मांगिए वोट, अपनी परफॉर्मेंस पे मांगिए वोट। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे वोट मिलना होता तो कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपको वोट लोग देते। इसका मतलब आपने परफॉर्मेंस वहाँ दी नहीं है। मतलब क्या कहना आपका इसका होगा कि क्या 9 साल बीजेपी के किस तरह आप इनको आंकते हैं? कुल मिलाकर अगर आपको कुछ शब्दों में इसे कहना हो, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मैंने आपको कहा परफॉर्मेंस किस सेक्टर में परफॉर्मेंस बेटर आप काउंट करेंगे। नौकरी में मैंने आपको बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़बरदस्त है। जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए ना, हमारे टाइम तो 7% थी, आज 24% को टच कर रही है। कहाँ नौकरी? और बदकिस्मती देखिए आप, ये पहली यूटी है इनके दौर की पहली यूटी जो है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो हैं, जो नौकरियाँ यहाँ सिलेक्शन होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हैं, जो रिक्रूट करती हैं, भर्ती करती हैं, यार उनमें घोटाले हो रहे हैं आपके। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कभी आपने पहले सुना था कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो थी उसमें कभी घोटाले हुए हों? इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे आप? लोग क्या परफॉर्मेंस बताएंगे आप? आज यहाँ का जम्मू कश्मीर का नौजवान पूछता है क्या मेरे लिए क्या परफॉर्मेंस है? मैंने PhD किया है, मैंने डॉक्टर बन के आया हूँ, 15,000 नर्सिस यहाँ ट्रेंड बैठी हुई है। कहाँ की? और आपके ये नहीं कि आपके पास नौकरियाँ नहीं है। अब मैंने हॉस्पिटल की हालत देखी है, जाइए फार फ्लंग एरिया में। अभी मेरे पास शात्रु के साथ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक आदमी आया था, PHC में NO चला रहा है उसको, नो डॉक्टर, नो पैरामेडिकल स्टाफ का कोई बंदा नहीं, NO एक उस पूरे हॉस्पिटल को चला रहा है।
क्या यही है आपकी लोगों को? लास्ट आदमी को आप कह रहे हैं कि भाई लास्ट बंदा जो है उसको हम मेडिकल सहूलियत दे रहे हैं। क्या मेडिकल सहूलियत दे रहे हैं? अब इसी बीच में मैं आपसे थोड़ा अंतिम एक प्रश्न पूछूंगा, जो भी इस समय का एक विवाद बना हुआ है। जिस तरीके से 28 तारीख को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन होने जा रही है, इसको लेकर अपोजिशन ने इसका बहिष्कार किया है कि वो इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका एतराज़ यही है कि इसके पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन जो है प्रेसिडेंट को करनी चाहिए। तो किस तरह आप देखते हैं कि जो अभी रुख है, हालांकि उसको लेकर आज जो डेवलपमेंट हुई है कि एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आज खारिज कर दिया है। कैसे देखते हैं आप उनके इस विरोध को? आप कैसे देखते हैं? क्या उनका विरोध जस्टिफाइड? देखिए, अपोजिशन का विरोध जो कर रहे हैं, आप समझते हैं हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? मुल्क का हेड कौन है? ये धरोहर है पार्लियामेंट, ये किसी की अपनी वो तो है नहीं, ये मुल्क का गौरव है। और उस गौरव का उद्घाटन किसको करना चाहिए आप बताइए? जो उस मुल्क का हेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप अंदाज़ा लगा लीजिए भाई कौन है। अपोजिशन का इस वक्त जो कहना है वाज़ेह है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से इस बारे में एनालाइज किया, तो इनका सिर्फ कहना है कि जिस तरीके से ये 9 साल बीते हैं, उसमें जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे कि करप्शन फ्री सरकार होगी, पूरे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी दावा जो है उसमें खरा नहीं उतरी है बीजेपी सरकार। और लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और करप्शन का भी बोलबाला है। जिस तरह से कहा गया था कि काला धन भी वापस ले आएंगे, कोई भी काला धन नहीं आया। डीमोनेटाइजेशन जैसा जो इतना बड़ा स्टेप लिया गया था, वो एक डिजास्टर जो है वो प्रूव हुआ है इन सब में। इनको कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस जो है एक तरह से बिल्कुल ही पुअर रही है इस बीजेपी सरकार की। और लोगों को भी समझ आ रहा है कि सिर्फ धर्म की पत्ता खेलकर जो है सरकार नहीं बनाई जा सकती। लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में जरूर बदलाव होगा।